साल 2024 खत्म होने की कगार पर है, यानी अब काउंटडाउन जो है 2025 की शुरुआत होने वाली है। रशिया यूक्रेन एक तरफ युद्ध में उलझे हुए हैं और रशिया यूक्रेन के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। तो अब दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच में सीधी जंग शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एजेंटों को का काम तमाम किया। वो आपने तमाम वो सब वीडियोस देखे होंगे, हमने भी उस पर वीडियो किया था, पेजर अटैक। उसका बदला लेने के लिए एक तरीके से सीधा हमला कर दिया ईरान ने। वो पेजर अटैक के 2 दिन बाद ही हिजबुल्लाह के जो चीफ है उसका भी काम तमाम कर दिया था इजराइल ने। और अब इन सभी चीजों का बदला लेने के लिए एक तरीके से फ्रंट फुट पर ईरान जो है आ गई है और ईरान ने इजराइल पर हमला जो है वो दाग दिया है। सैकड़ों की तादाद पर में जो रॉकेट्स जो है, तमाम चीजें जो है वो दागे गए और कई सारे वीडियोस भी इसके सोशल मीडिया पर हमने देखे। बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ वीडियोस में ये तक कहा जा रहा है कि भाई सैकड़ों में लोग मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बहुत सारी जानें जो है वो गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित। प्रकाश भाई, क्या लगता है आपको, क्या वर्ल्ड वॉर 3, ये मैं आपसे बहुत बड़ा टर्म इसी से शुरू करूंगा, क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखा, जो वीडियोस मैं देख रहा हूं या जो वीडियोस मैंने बीती रात देखी है, उसमें कई वीडियोस में यह दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होके ही रहेगा और नेतन्याहू वो शुरू करेंगे जंग। देखिए, जहां तक बात है वर्ल्ड वॉर 3 की, तो लोग पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3। भाई, वर्ल्ड वॉर क्या होता है? पहला और दूसरा ये था कि 2 ग्रुप्स बन गए थे और आपस में 2 ग्रुप्स, मतलब अलग अलग देशों ने अपना अपना साइड चुना था और वो ग्रुप्स में बटे और दोनों ग्रुप्स आपस में टकरा रहे थे। पहला और दूसरा हमने वर्ल्ड वॉर वैसे देखा। अब दुनिया वैसी है नहीं। इसको भी आप कह सकते हो कि जी वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा है। रूस यूक्रेन अगर लड़ रहे हैं तो वो वर्ल्ड वॉर ही है। यूक्रेन की साइड भी अलग अलग देश हैं, अमेरिका है, पूरा यूरोप है। हाँ, तरीका अलग है, पैसा दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, अपनी सेनाओं को ग्राउंड पर नहीं उतारा है यूक्रेन के लिए लड़ने के लिए। रशिया के पीछे चीन है, ईरान जैसे देश हैं। अब बात आती है जो कुछ इजराइल के साथ बीती रात हुआ है, चूंकि लगातार ईरान की तरफ से तेहरान की तरफ से ये अटैक्स हुए हैं तेल अवीव पर। पूरे इजराइल में लगभग 1 से 1.5 करोड़ की आबादी को बंकरों में जाना पड़ा है। मतलब पूरा का पूरा देश बंकर में था। और यह होता है कि चूंकि रात को जो अटैक्स होते हैं, जो रात को अटैक्स दिखते हैं, वो विजुअल्स जो होते हैं, वो विजुअल्स के आधार पर हम आप तय करते हैं कि कितना तगड़ा अटैक हुआ है। तो रॉकेट दिख रहे हैं, लाइट दिख रहा है, उसमें लोगों को लगा अरे बहुत तगड़ा अटैक ईरान ने मारा है। ईरान ने मारा क्यों है, या ईरान को यह क्यों करना था? भाई, लेबनान अलग देश है। इजराइल ने जो कुछ किया लेबनान में किया, ईरान में नहीं किया। लेकिन लेबनान का बदला अगर ईरान ले रहा है तो सवाल है कि क्यों ले रहा है। तो वो इसीलिए उसको लगता है क्योंकि इजराइल, मिडिल ईस्ट का मैप आप देखेंगे तो इजराइल और ईरान का कोई मतलब ही नहीं। दोनों देशों के बीच में कई सारे देश हैं, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, फिर इजराइल है। और इतनी दूरी से ईरान स्थल सेना से तो वॉर कर नहीं सकता है। तो दूसरा जिस बदला इसीलिए ले रहा है क्योंकि वो जो ग्रुप है लेबनान में हिजबुल्लाह, वो ईरान का ही बनाया हुआ ग्रुप है। मिडिल ईस्ट में भी जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमानों में 2 हिस्से हैं, एक शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी। अरब वर्ल्ड में जो लोग ताकत वाकई में रखते हैं, जिनके पास वैसे दुनिया में भी ताकत है, वो सुन्नी है। और ईरान जो है शिया बहुल देश है, तो उसने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे हिजबुल्लाह है, वो शिया मिलिशिया ग्रुप है, ठीक है। लेबनान में उसका अभी तक कब्जा था। लेबनान का वो वाला हिस्सा जिसमें 2000 से 2006 के आसपास इन लोगों की जंग काफी लंबी चली इजरायली फौज से, और वहां इजराइल को छोड़कर जाना पड़ा। 33 दिन का एक बड़ा युद्ध हुआ था, उसके बाद इजराइल वहां से लौट गया था। इस लेबनान का वो हिस्सा जो आप जब इजराइल का मैप ऐसे देखेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है लेबनान, ठीक ऊपर की तरफ लेबनान आता है, दक्षिणी लेबनान का हिस्सा, उसके कुछ इलाके हिजबुल्लाह के कब्जे में थे और हिजबुल्लाह उस तरफ से अटैक करता था। अभी जो 7 अक्टूबर की घटना हुई इजराइल के अंदर, उसके बाद हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन चला इजराइल का, तो उसी ऑपरेशन के दौरान एक और मोर्चा खोल दिया हिजबुल्लाह ने।
हमास और हिजबुल्ला, ये दो ऐसे मिलिशिया ग्रुप हैं जिनको फंड करने वाला कौन है? ईरान। जिनको हथियार देने वाला कौन है? ईरान। तो अगर ईरान को दर्द पहुंचाना है, आप हमास को चोट पहुंचाओ, दर्द होगा ईरान को। भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया, हमास खत्म हो गया, पूरी गाजा पट्टी को समतल कर दिया, पाट दिया है पिछले 8-9 महीने में। इतनी बम्बार्डिंग हुई है, इतनी बम्बार्डिंग है कि मतलब 1500 ट्रक लगेंगे अगले 10 से 15 साल तक उस मलबे को हटाने के लिए, इतना बम्बार्डिंग है। अभी जो है ईरान पर दबाव आ गया। आप देखिए कई सारे लोग ईरान के बड़े मिलिट्री के नेता हों या पॉलिटिकल नेता हों, आप वहां के इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे, बताया गया कि मॉल फंक्शन हो गया हेलीकॉप्टर। इस्माइल हानिया हमास का बड़ा नेता, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता चीफ, उसके पहले सुलेमानी। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को इजराइल ने ठिकाने लगा दिया जो जिनको बड़े लाड़ प्यार से, बहुत एक कहते हैं लगते एक जिगर, वह उस तरह के लोगों को खत्म कर दिया। और यही दर्द है ईरान का। ईरान और इजराइल सालों से एक दूसरे के ऊपर सीधा हमला करने से बचते हैं। ईरान जिन लोगों को फंड करता है उनको इजराइल मारता है क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हमला होने से बचते हैं ये लोग। लेकिन ये चीज टूट गई अभी जब सीरिया में कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले सीरिया में एक एयर स्ट्राइक कर दी। उस एयर स्ट्राइक में, दमिश्क में वो एयर स्ट्राइक हुई, ईरानी एयरफोर्स के बड़े कमांडर जो हैं उसमें चल बसे। 8 से 10 ईरानी एयरफोर्स के जवान नहीं रहे। उस अटैक के बाद ऐसा पहली बार हुआ बहुत सालों बाद कि ईरान ने अपनी जमीन से सीधे बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे। अब अजय, इसमें दो कहानी होती है। आप हमला करते दिखते हो, भाई इजराइल पिछले 7-8 महीने से मार रहा है तो दुनिया जान रही है, गाजा पट्टी पाट दिया उसने, साफ कर दिया। इजराइल लेबनान में मार रहा है तो हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह नहीं बचा। लेबनान में हिजबुल्लाह का जो बेस है वो खत्म हो रहा है। दक्षिणी लेबनान का वो हिस्सा जो हिजबुल्लाह के कब्जे में था वो एक तरह से फ्री किया जा रहा है लगातार। वहां ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फौज भेज दी, टैंक भेज दिया, लेकिन जहां भी इंफॉर्मेशन आ रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए, मोसाद के जरिए, वो जा रहे हैं वहां, रेड कर रहे हैं और वहां से उन लोगों को भगा रहे हैं या वो इलाका खाली करा रहे हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है मेरे भाई कि नसरुल्लाह का इतना बड़ा नुकसान हो गया तो ईरान ने यह सोचा कि हमको अटैक करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? वो इसीलिए कि ईरान पूरी दुनिया में यह दिखना चाहता है कि मुसलमानों का असल नेता वही है। मिडिल ईस्ट में उसके बहुत सारे मसले हैं, सऊदी अरबिया से, उसके जॉर्डन से मसले हैं, उसके इजिप्ट से मसले हैं, उसके इराक से भी अच्छे संबंध नहीं है। बस वो शिया सुन्नी की जो लड़ाई है, कई बार ऐसा होता है कि ईरान अकेले पड़ जाता है। इजराइल के साथ अमेरिका है, पूरा का पूरा वेस्ट है। ईरान के साथ कौन है? मिडिल ईस्ट में ही सऊदी अरबिया नहीं है उसका पड़ोसी देश। अब आप कह रहे हो अटैक क्यों किया? अटैक इसलिए किया मेरे भाई, कई बार होता है ना कि कुछ लड़ाइयां आपको बस इसलिए लड़नी पड़ती हैं कि आपको दिखाना है कि आप लड़ रहे हो। जैसा मैं कह रहा था आपको कि इजराइल ने गाजा में जो मारा दुनिया देख रही है। आप कह रहे हो अटैक किया, बहुत बड़ा अटैक है, सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट छोड़े गए, बहुत अच्छे विजुअल है, बहुत तगड़े विजुअल है रात में, और यहां से दिवाली का रॉकेट भी छोड़ोगे उसका भी बढ़िया विजुअल बनेगा। सवाल है कि नुकसान इजराइल को कितना हुआ है। यही मैं आपसे पूछने वाला था कि ये जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पे, कई लोग तो व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा रहे हैं और बहुत सारी चीजें लिख भी रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, कुछ कह रहे हैं कि भाई हजारों लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, कुछ कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे। देखो अजय, एक चीज तुमको बता देता हूं, दुनिया में जैसे आप वॉर, सेना, सैनिक, डिफेंस पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, दुनिया में सबसे कीमती जीवन जिसका है ना वो यहूदियों का जीवन है। मतलब एक तो दुनिया में सबसे कम है वो, पॉपुलेशन उस लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी जान की बड़ी कीमत है मेरे भाई। वो अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ते हैं। वो ओलंपिक याद होगा आपको, एथेंस ओलंपिक के समय में वो बदला मोसाद 20 साल तक लेता रहा जो उनके ओलंपियंस के साथ हुआ था। ठीक है, मोसाद से रिलेटेड, इजराइल से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं।
मैं आपसे एक सिंपल बात कर, 7 अक्टूबर को जो हुआ पिछले साल इसराइल के अंदर, 1200-1300 लोग, आम लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उनको खत्म किया गया, हमास के आतंकियों ने किया, और बहुत सारे लोग बंधक भी बनाए गए। उसके बाद जो इसराइल का एक्शन है गाजा के अंदर, पूरे मिडिल ईस्ट में जहां से भी उसको थ्रेट है, आप जब उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ऑपरेशन का तौर तरीका देखेंगे, और ये देखेंगे कि किस कन्विक्शन के साथ वो कर रहे हैं, तब आपको ये समझ आएगा वो एक तरह की मैसेजिंग भी है। वो मैसेजिंग ये है अजय कि जब आप ये सोच लेते हो कि आप इजराइल को कमजोर कर सकते हो, कमजोर दिखा सकते हो, यहूदियों का इस तरह से कत्लेआम करके आप उनका हौसला तोड़ सकते हो, तब इजराइल उनको बताता है कि जब भी तुम ये सोचो तो तुम्हारी रूह कांप जानी चाहिए। लेकिन एक कहावत है ना कि जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो तो उसमें आपके भी गिरने के चांसेस है। तो ऐसा मतलब ये किस टाइप का मैसेज है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं होता है इन सब चीजों। नुकसान तो होता है, लड़ाई आप लड़ते हैं तो उसको एक बड़ा इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है, मैं भूल रहा हूं, कोलेटरल डैमेज। आप वॉर में जाते हैं तो उतना नुकसान का हिसाब किताब लेके जाना पड़ेगा आपको। अब एक सिंपल चीज समझो, इजराइल, ईरान जो है ना, ईरान ने कल रात जो किया वो तो कर लिया, वो बस ये था दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी मार सकते हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल को उसका कितना नुकसान हुआ। भाई अगर आप कह रहे हो कि आपने बदला लिया, हमने बदला पूरा कर लिया नसरुल्लाह का, तो आप बताओ कि आपने ऐसा इजराइल में क्या कर दिया, क्या हो गया। ये टूटे, देखो जानना चाहूंगा कि वो मिसाइल्स कहां पे दागे। हाँ सुनो, अब उनका निशाना क्या था? उनका निशाना था इजराइल के मिलिट्री बेस, मोसाद का हेडक्वार्टर, और लगभग पूरे इजराइल में। कल रात जो हुआ है, तुमको याद है रामायण महाभारत में होता था कि बचपन में देखते होगे तो कर्ण ने तीर छोड़ा, अर्जुन ने तीर छोड़ा, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और फिर जिसके पास बेस्ट तीर होता था हथियार, बचपन में तो ऐसा उसका थोड़ा देर तक रुकता था, दूसरे वाले का खत्म हो जाता था। इजराइल के पास एक डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम। वो आयरन डोम कुछ वैसा ही है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल से वॉर करते हो, आप क्रूज मिसाइल या रॉकेट जब छोड़ते हो, आयरन डोम, और उसकी सफलता का रेशियो ऐसा है अजय कि 100 में से 99.9 को वो हवा में ही मार गिराता है। अच्छा। मतलब अपने ऊपर आ रहे हर खतरे को इजराइल हवा में ही खत्म कर देता है। मैंने जो वीडियो और ये केवल इजराइल नहीं कर रहा है, उसके साथ जॉर्डन, उसके साथ अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस, ये सब थे। हाँ, कल ये जरूर है कि कल कुछ रॉकेट्स गिरे हैं, जैसे मोसाद के हेडक्वार्टर पर और मिलिट्री बेसिस पर गिरे हैं रॉकेट्स। लेकिन सवाल है कि जब खामनेई या नसरुल्लाह ये सोच सकते हैं कि वो लेबनान के हिस्से में, जैसे नसरुल्लाह 60 फीट नीचे किसी गुफा में था, तो आप समझो कि जो इजराइल F-35, F-22, F-15 जैसे फाइटर जेट्स रखता है, वो उनको कितना सुरक्षित रखता होगा अपने बेसिस पर। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर जब आप बात कर रहे हो, तो जब आप इजराइल के बारे में बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पे एक हंसी है, और जब आप ईरान के बारे में बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि थोड़ा सा आक्रोश या गुस्सा। आक्रोश नहीं, देखो भाई, इजराइल वाली बात को बताते हुए इजराइल मजे ले नहीं, आपको इसीलिए इजराइल के बारे में समझना चाहूंगा कि ऐसा क्या है या ऐसा क्या आपने भाई, रिसर्च किया। इजराइल ऐसा देश है जिसके बारे में पढ़ना, लिखना, जानना, वो आप जब समझोगे उसको तो आपको रोमांचित कर देगा। एक इस तरह की आबादी जो बहुत सीमित है, बहुत कम है, बावजूद इसके वो आबादी जिस तरह के लोगों से घिरी हुई है, जिस तरह का उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वर्ल्ड मैप पर, जिस जगह इजराइल है, उसके चारों तरफ इस्लामिक देश है, इस्लामिक देश है, कट्टरपंथी देश है, और जिनकी नफरत है, जो ये सोचते हैं, जिनकी जहनियत यह है कि यहूदी तो धरती पे होना ही नहीं चाहिए, इजराइल दुनिया के मैप पर एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इस तरह के करोड़ों की आबादी से महज चंद करोड़ लोग हैं जो बस रहे और हनक के साथ रहते हैं, मजबूती के साथ रहते हैं। और जब जब उन पर संकट आता है, जब जब दुनिया को यह लगता है कि अरे अब इजराइल का क्या होगा, तब तक इजराइल ऐसा जवाब देता है कि
हाँ, वो जो जज्बा है ना उनके अंदर का, वो चीज बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो दुनिया को एक अलग ही तरह से सोचते हैं, देखते हैं, एक नया नजरिया दे देते हैं। वो बताओ, कल एक बयान आया है उनका, नेतन्याहू का, बोला कि आप मेरे को अटैक कर रहे हो, इसराइल को, तो आप जहां से अटैक कर रहे हो वहां आप भी नहीं बचोगे। और मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इसराइल नहीं पहुंच सकता है। अगली लाइन उसने कही कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप यहूदियों को, इजराइल के निवासियों को दिक्कत देंगे और आप बच जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब ये बोलता है तो। इसलिए मैं कह रहा था कि यहूदियों की जान की बड़ी कीमत है। सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है, नेतन्याहू जो है वो दुनिया को जंग के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देगा। यार देखो, सोशल मीडिया से नहीं युद्ध नहीं चलता है, या वॉर नहीं चलता है, या किसी के कुछ दावा कर देने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पर तुम ये भी वीडियो देख रहे हो, जब ये दो देश जब आपस में लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई अब जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई आप मतलब जैसे दो इंसान है, उसकी लड़ाई चल रही है, उसने भाई 4 दोस्तों को बुलाया, इसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया। अगर ऐसा यहाँ हुआ तो फिर क्या होगा? सुनो, देखो तो फिर देखो रशिया के भी बहुत सारे दोस्त हैं। कितने दोस्त रशिया के साथ लड़ रहे हैं? अकेले ही लड़ना पड़ रहा है। यूक्रेन के भी बहुत सारे दोस्त हैं। कितने लोग लड़ रहे हैं? यूक्रेन ही लड़ रहा है। तो लड़ना ईरान को ही पड़ेगा। अब समझो कि ईरान और इजराइल में बहुत दूरी है मेरे भाई, और ईरान बॉर्डर पे जाके अपने सैनिकों को भेज देगा, ऐसा भी नहीं है। लड़ाई होगी कैसे? एयर पावर से। तो इजरायली एयरफोर्स और ईरानी एयरफोर्स के बीच जरा कंपैरिजन कर लो आप, बताइए। कुछ है ही नहीं उनके पास उड़ाने के लिए। अरे उनका राष्ट्रपति ऐसे हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था जो मॉल फंक्शन हो गया, मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसको लेकर भी वो हेलीकॉप्टर जो 70s के जमाने का है, अमेरिका की जिस कंपनी का था वो बनाना बंद कर चुकी है। तो इससे आप ईरान की माली हालत और एयर पावर का अंदाजा लगा लीजिए। ईरान ने फिर क्या कैपेबिलिटीज हैं? ईरान की कैपेबिलिटी है उसका ड्रोन पावर, उसका मिसाइल पावर। लेकिन मेरे भाई, ये ड्रोन और मिसाइल वाली लड़ाई ना बहुत महंगी होती है। दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान पर, अमेरिका की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से, लेकिन ईरान फिर भी सरवाइव कर रहा है। वेस्ट और अमेरिका के लिए यही चीज ईरान उनकी आंखों में इसलिए खटकता है कि यह देश तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी सरवाइव कर रहा है। और दूसरा, ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम को वहां तक ले जा चुका है जहां वो बस जब चाहेगा बम बना सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा हूं। और मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर एक ही देश है, वो है इजराइल। इजराइल जब तक न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल आप कह रहे थे बचा हुआ इसलिए भी है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, नहीं तो उसके आसपास की जैसी आबादी तो खत्म कर देते उनको। वो बचे हुए हैं क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। ईरान ये कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है। तो पहले जो ईरान में नेता होते थे वो सब समझदार थे, वो दुनिया को कोई मौका नहीं देते थे कि हमसे उलझने का, हमसे लड़ाई करने का। अपना ग्रुप्स को फंडिंग किया, उनसे जो कराना था करते थे, सीधे नहीं उलझते थे। आप जब सीधे अपनी जमीन का इस्तेमाल रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए इजराइल पर कर रहे हो, तो आप यकीन करो इजराइल आपके साथ वो सब करेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। आप समझो ना कि एक ऐसा देश जो आपके 5000 पेजर एक साथ ब्लास्ट कर सकता है, वो टेक्निकली कितना साउंड है। और आप क्या हो? आप पढ़ते हो, वो आयतें पढ़ रहे हो, आप धार्मिक मजहबी बातें करते हो। मजहबी बातों से युद्ध नहीं लड़ा जाता मेरे भाई, नारेबाजी से युद्ध थोड़े जीते जाते हैं। टेक्निकली जितना रिच है इजराइल, आपने उसको कल आपने मौके चलिए हवाबाजी में आपने रॉकेट मार दिए, बस इसलिए कि लोग ताली पीट लें। ईरान भी मार सकता है, ईरान भी हमला कर सकता है। यह दुनिया को आपने दिखा दिया कि कैपेबिलिटी है हमारे पास। में क्या हो? अब वही बात है, आपने तो मार दिया। आप बता रहे हो कि आपने मोसाद हेडक्वार्टर मारा है, आप बता रहे हो कि आपने मिलिट्री फैसिलिटीज को भी आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही है ना कि दुनिया को इजराइल तो यही बताएगा कि भाई क्या हमने ईरान में कोई मिसाइल दागा है? हमने तो लेबनान में ऑपरेशन चलाया, हम सीरिया में मार रहे थे, हम गाजा में ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारा ईरान से क्या लेने देना? हमने तो कभी ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन आपने उसको मौका दे दिया। ईरान
के पास जो एयर पावर है या मिसाइल पावर है, उसको अगर आप 40 आंकते हो, तो इजराइल का जो मिसाइल पावर और एयर फोर्स है ना, वो 200 है। आप दोनों का फर्क समझ लो। दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट F-22, F-35 अमेरिका ने जिस देश को दे के रखा है वो इजराइल है। मिडिल ईस्ट में ये जो तनातनी चल रही है, इससे भारत को कोई असर? भारत को असर यही होगा, हम लोग तेल मंगाते, तेल महंगा हो सकता है, तेल महंगा हो, बहुत बहुत कॉमन चीज है, होगा। लेकिन बात यह है कि आपने सब कुछ मार दिया उड़ा उड़ा के, और अब दुनिया में लोग ताली पीट रहे हैं, किसी को नहीं पता। अरे भाई, इतना बड़ा अटैक था, और इजराइल उस तरह का देश नहीं है पाकिस्तान की तरह। जहां करगिल में वॉर हुआ तो करगिल में जो उनके सैनिक थे उनका शव ही नहीं ले रहे थे, वो बोलो हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग ही नहीं है, भारतीय सैनिकों ने दफनाए उनको, और पूरे रिचुअल्स के साथ। तो कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे चीन, गलवान में जो कुछ हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए, भारत सरकार, इंडियन आर्मी ने बताया देश को कि 20 जवान शहीद हुए, उनके 50 से ज्यादा लोग नहीं रहे, उन्होंने दुनिया को बताया ही नहीं। तो इजराइल वैसा देश नहीं है, खुला कह रहे हैं, समझ रहे हो कि इजराइल, अब अगर उस दिन 7 अक्टूबर को जो हुआ उनको बताना, तो उन्होंने बताया कि हमारे 1200 लोग गए हैं, वो अभी भी बताते हैं इतने लोग हमारे बंधक बना कर रखे हैं, बंधकों को नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, और आतंकवादियों से कोई निगोशिएशन नहीं होगा। तो अगर होता ना ये, कल कुछ हो जाता ऐसा, तो दुनिया जानती, दुनिया को पता होता कि भाई इतने इजरायली मारे गए। एक फिलिस्तीनियन की मौत हुई है और 3 या 4 इजरायली घायल बताए जा रहे हैं। मतलब इतने सारे जो मिसाइल गिरे हैं, मतलब आप बता रहे हो इतना ज्यादा, देखिए मुझे लगता है जो दर्शक सुन रहे हैं हमें या देख रहे हैं, शायद उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो, बट जो दिख रहा है उसको देखने के बाद तो ये कह सकता हूं मैं एटलीस्ट कि मतलब डरावना मंजर था। आपने उस वीडियो का जिक्र करते हुए आपने बोला बड़ा इंटरेस्टिंग, कि क्या एक वर्ड लिया था आपने, बड़ा कोलेटरल डैमेज, बड़ी खूबसूरत विजुअल, बहुत ऐसा। हाँ, मतलब रोमांचित होते ना लोग, रोमांचित उस टाइप का वर्ड, लेकिन वो रोमांचित तो नहीं था। नहीं, रोमांचित वो लोग हो रहे थे जो जो 7 अक्टूबर की घटना से खुश थे। हाँ। 7 अक्टूबर को जो कुछ इजराइल के अंदर हुआ, लोग बहुत खुश थे तो कि ये तो बड़ा मजेदार काम हो गया। ये मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो वीडियो मैंने देखा है, उस वीडियो, और वो मेरे हिसाब से कुछ मिनट तक वो लगातार चलते गए, और आप बता रहे हो कि कुछ लोग घायल हुए हैं और एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल नंबर्स छुपा रहा है? देखो, मैंने क्या बोला तुमसे कि हर देश का एक मिजाज होता है, हर देश का एक मिजाज होता है। इजराइल ने जिस समय हिजबुल्लाह को निपटाया, वो अगले सेकंड उसने बता दिया कि हम उनको पता था, एग्जैक्ट लोकेशन था, प्रिसाइज अटैक किया, उसके बाद वेरीफाई भी किया होगा कि वहां से कहीं निकला ही नहीं, वही है, उन्होंने कह दिया कि हमने निपटा दिया। लेकिन जिस संगठन का हिजबुल्लाह का चीफ था नसरुल्लाह, उसको बताने में 24 घंटे लगे, 24 घंटे लगे। क्यों? डिनायल मोड में रहते हैं, वो नहीं बताना चाहते, अरे हमारी हार हो गई, अरे हमारे लोग मर गए। इजराइल का वो बिहेवियर नहीं है। हमारे यहां आतंकी घटनाएं होती तो तुम बताते थे ना कि भाई इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग नहीं बचे। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है, पाकिस्तान क्या कहता है? ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में निपटा दिया, पाकिस्तान अब भी नहीं मानता। उनसे पूछो, आप पाकिस्तानियों से पूछो कि भाई तुम्हारे यहां ओसामा था, वो कहेंगे नहीं हमारे यहां नहीं था, खुला। तो वो हर देश का, हर देश का ना अपना मिजाज होता है। नुकसान हुआ होता ना जाए तो हम लोग अभी जो बात कर रहे होते उससे पहले कहानी इजराइल शुरू कर चुका होता। दूसरा, इजराइल देश किस तरह का है? इजराइल देश ऐसा है मेरे भाई, जब से वो बना है ना, उसको पता है कि उसको जिंदा रहने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हर दिन कुआं खोदो पानी पियो। हाँ, लड़ना ही पड़ेगा। हर आदमी सेना में है, जो कहीं दुनिया की किसी आईटी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कहीं भी काम कर रहा है, उसको पता है उसका देश युद्ध में। हर आदमी, औरत हो, बुजुर्ग हो, मर्द हो, नौकरी छोड़ के घर आता है, बोलता है हम युद्ध में जा रहे हैं, हमारा युद्ध है, हमारा देश वॉर में। हर घर से सेना में लोग हैं। हर घर के नीचे बड़ा बंकर है, बंकर के नीचे सारी सुविधाएं हैं, लोहे का बंकर है, वहां सायरन बज जाते हैं। तेहरान से रॉकेट उड़े होंगे और पूरे इजराइल में सायरन बज गए होंगे, पूरे इजराइल में एक साथ सायरन।
ऐसा दोष है। और इस तरह का सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम उनका मैकेनिज्म इस तरह का है कि पूरा देश एक साथ बंकरों में चला जाता है। आप करो, वो तैयार रहते हैं और उनकी लाइफ का हिस्सा हो गया, वो तैयार हैं इस चीज के लिए। वो ऑब्वियस था। दूसरा मैं क्या कह रहा था कि अमेरिका, पश्चिमी देश और इजराइल तो कब से इस ताक में बैठे कि थोड़ा आमना सामना तो हो। वो बैठे हैं इस ताक में कि थोड़ा आमना सामना हो ना। ये कैसे तुमको हिजबुल्लाह से, कभी हुती से, कभी हमास से करवा रहे हो? थोड़ा आमने सामने आओ ना, खलीफा हो ना तुम। दुनिया को बताना है तुमको खलीफा। अभी कल रात रॉकेट छोड़ के आपने बता दिया खलीफा हो। ये लोग कितने मेजरली करप्ट हैं आप समझ लो। ईरान में सुलेमानी की मौत हुई तो सुलेमानी तो अपने काफिले में चल रहा था, एक बेस से ईरान के रास्ते आ रहा था। अमेरिका को किसने बताया होगा कि अरे भाई साहब दूसरी गाड़ी में बैठा है, जरा मारो मिसाइल। ईरानियंस ही तो कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अगर तेहरान में इस्माइल हानिया बैठा है गेस्ट हाउस में, वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठा है, उसको प्रिसाइज लोकेशन कौन दे रहा है कि भाई साहब इस वाले घर में इतने नंबर कमरे में, जरा मारो, जरा करना ब्लास्ट एक। ऐसा हो रहा है। इस्माइल हानिया या नसरुल्लाह बताओ यार, 2 दिन पहले पेजर हुआ, नसरुल्लाह 60 फीट नीचे बंकर में है। इसको किसने वेरीफाई किया होगा? किसने बताया होगा? बताओ आप। अंदर के ही लोग होंगे। अब आप ये समझो कि जब ये टॉप लीडरशिप नसरुल्लाह की मौत के बाद खुद काम नहीं, बंकर में चले गए। क्यों चले गए? अपने देश में बंकर में छुप रहे हैं। इजराइल जैसा छोटा देश भी नहीं है ईरान, बड़ा देश, बहुत बड़ा देश है ईरान यार। तो आप ये समझो ये कौन कर रहे हैं? ईरानियंस ही तो कर रहे हैं। अभी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे क्या ईरानी खुश हैं? 70s 80s तक यूरोप वाला माहौल था यार ईरान में, अब वहां कट्टरता हावी है। तो वहां भी तो हर तरह के लोग हैं। बता देते हैं लोग कि भाई साहब इस वाले कमरे में है, जरा निपटा दो इसको। ईरान के जहां जहां दूतावास हैं, कई शहरों में ऐसी तस्वीर, दूतावास के बाहर ईरानियंस ने सेलिब्रेट किया है नसरुल्लाह की मौत को। बहुत सारे वीडियोस हैं। क्यों किए? नसरुल्लाह लड़का था ना इनका, क्यों किए? तो इतनी, और लोग इसलिए ईरान में जिस तरह का इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोग इस बात से परेशान है कि भाई ये कैसा सिस्टम चला रहे हो? क्या तुम ताकतवर बनोगे? क्या तुम्हारे यहां मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम है? अपने ही लोग तुम्हारे लोगों की जानकारी दे दे रहे हैं और तुमको इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तो आप इजराइल को दोष बाद में देना ना भाई। आपके यहां का सिस्टम कितना दुरुस्त है कि लोग बता दे रहे हैं। और टॉप की लीडरशिप निपटा देना, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बात कही है नेतन्याहू ने कल, वो कल सीधा ईरान के लोगों से कह रहे थे कि मैं किसी कट्टरपंथी जिहादी से बात नहीं करना चाहता, मैं आम ईरानियों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम जल्द ही आपको फ्री कर देंगे। फ्री कर देने का मतलब यह है अजय कि जो कुछ लेबनान में हो रहा है या जो कुछ गाजा में हो रहा है, वो बस वो है, छलावा है। असल खेल तेहरान में होगा। रिजीम चेंज, रिजीम चेंज। वो लोग जो बता देते हैं कि इस बस में, इस कमरे में, इस गुफा में बैठा है, वो लोग आने वाले हैं। और ये बड़ा ऑपरेशन हो सकता है, इजराइल वहां एक्टिवेट कर देगा। वो सीधा मैसेज देने का नेतन्याहू ने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन और जो कल जो हुआ है इजराइल के अंदर, अब ईरान में क्या क्या खतरे में है सो सीधा समझ लीजिए। ईरान के परमाणु संयंत्र, ईरान के बड़े बिजली घर और ईरान की और भी जितनी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं उनको, पूरा देश ही अगर अंधेरे में चला जाएगा, कैसा रहेगा माहौल? मोसाद को ट्रैक करने वाली एक बकायदा ट्विटर हैंडल से ईरान के एक बड़े परमाणु घर का, जो है बकायदा परमाणु घर का और एक बिजली संयंत्र का वीडियो ट्वीट किया गया है। और वो ट्वीट का शायद मैसेजिंग यही है कि पूरा देश ही शायद अंधेरे में चला जाए। तो आपको जो करना था आप तो कर चुके, आपने दिखावे में, हवाबाजी में कर दी। लेकिन वो कह रहा है कि वो तो हर कोने में, आप समझो ना उनके पास किस तरह का सिस्टम है। वो आपके बगल में खड़ा